रात की दस्तक। मैं पिछले हफ्ते अपनी बीवी को दफनाया था और कल रात वो मेरी खिड़की पर दस्तक दे रही थी। विश्वास करो या ना करो, पर यह सच है। मेरा नाम आलोक है और मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, न ही मेरा दिमाग फिरा है। मैं तो बस एक आम सा आदमी हूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सीधे साधे ढंग से बिताई है। मेरी बीवी अंजलि मेरी जान थी। कैंसर ने उसे हमसे छीन लिया, धीरे धीरे, तड़पा तड़पा कर। उसके आखिरी दिन उसकी सांसें उखड़ती थीं, आंखें बेजान थीं। मैंने अपने हाथों से उसे अंतिम विदाई दी थी, उसकी राख को गंगा में विसर्जित किया था। परसों की रात तक मुझे यकीन था कि वो जा चुकी है। उस रात मैं सोया नहीं था, अक्सर नहीं सोता था आजकल। बिस्तर पर लेटे लेटे बस छत को घूरता रहता, दीवारों पर अंजलि की परछाई ढूंढता। रात के करीब 2 बजे होंगे जब एक धीमी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ठक ठक ठक। शुरुआत में मुझे लगा शायद हवा से कोई डाली खिड़की से टकरा रही होगी। हमारे घर के पीछे एक पुराना आम का पेड़ है, उसकी टहनियां अक्सर तेज हवा में खिड़की से लग जाती हैं। पर आवाज वैसी नहीं थी। ये जरा धीमी थी, जैसे कोई अपनी उंगलियों के पोरों से हल्के से कांच पर मार रहा हो। ठक ठक ठक। मेरा दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। मैं धीरे से उठा, पैर ठंडे फर्श पर रखते हुए। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी जो मेरी धड़कनों की आवाज को और भी बढ़ा रही थी। खिड़की की तरफ बढ़ा। हमारी खिड़की पुरानी लकड़ी की थी। रात में उसमें से बाहर का धुंधला सा मंजर दिखता था, जिसमें आम का पेड़ एक भयानक परछाई जैसा खड़ा रहता था। जैसे ही मैं खिड़की के करीब पहुंचा, आवाज थोड़ी तेज हो गई। ठक ठक ठक। अब की बार उसमें एक लय थी, एक पहचान। ये वैसे ही आवाज थी जैसे अंजलि करती थी जब वो मुझे रात में दरवाजा खोलने के लिए जगाती थी, या जब वो छत पर टंगी चिड़िया की आवाज निकालने की कोशिश करती थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती उंगलियों से पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा घना था। आम का पेड़ अपनी विशाल भुजाओं को फैलाए खड़ा था, पर पेड़ के बीच से, जहां चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो वहीं खड़ी थी, मेरी खिड़की के ठीक बाहर, जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। मेरी सांसें गले में अटक गईं। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था, बस एक काली परछाई। लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मुझे देख रही है। और फिर मैंने उसे अपना हाथ उठाते देखा। धीरे धीरे उसी धीमी लय में उसने फिर से खिड़की पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी आंखें मींची और फिर खोली। आकृति अभी भी वहीं थी। मैंने खुद को चुटकी काटी, ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई बुरा सपना तो नहीं। पर नहीं, मैं जाग रहा था और ये सब सच था। मेरे दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, अंजलि। पर यह कैसे हो सकता था? वो तो जा चुकी थी। पूरी रात मैं खिड़की से चिपका रहा, उस आकृति को घूरता रहा। वो हिलकी नहीं थी, बस वहीं खड़ी रहती थी, कभी कभी धीमी दस्तक देती थी। सूरज उगने लगा तो रोशनी के साथ वो परछाई धीरे धीरे धुंधली होती चली गई, जब तक कि पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। अगले दिन मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने किसी को नहीं बताया। कौन विश्वास करेगा? लोग कहेंगे बेचारा आलोक बीवी के सदमे में पागल हो गया है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस मेरा दिमाग था, दुख और नींद की कमी से उपजा एक वहम। पर मेरे अंदर का डर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो दस्तक, वो आवाज, वो अंजलि की थी। मैं उस रात अपने बिस्तर पर नहीं सो सका। हॉल में सोफे पर बैठ गया, पूरी रात जागता रहा टीवी चलाकर। पर मेरी नजर बार बार खिड़की की तरफ ही जाती थी। मैं जानता था कि वो फिर आएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। रात के उसी पहर वही धीमी दस्तक, वही आकृति। इस बार वो और करीब लग रही थी, जैसे खिड़की से चिपक कर खड़ी हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली। एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिसने मुझे अंदर तक कंपा दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ आम का पेड़। उसकी पत्तियां हवा में सरसराहट पैदा कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उस सरसराहट के और एक बहुत ही धीमी, लगभग अनसुनी पर जानी पहचानी फुसफुसाहट के। ये इतनी धीमी आवाज थी कि मैं इसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैंने इसे सुना भी या नहीं। घर, घर आओ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। घर आओ, ये आवाज अंजलि की थी। वही धीमी प्यारी आवाज जो वो रात को मेरे कान में फुसफुसाकर कहती थी जब मुझे काम से देर हो जाती थी। पर अब इस आवाज में वो प्यार नहीं था, इसमें एक अजीब सी खालीपन था, एक ठंडक थी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी नरक बन गई। हर रात वो दस्तक देती, हर रात वो फुसफुसाती, घर आओ। कभी कभी मुझे उसकी परछाई घर के अंदर भी महसूस होती थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मेरी सांसों को महसूस कर रहा हो।
मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मेरा वजन कम हो गया। पड़ोसियों ने देखा कि मैं मुरझा गया हूं। उन्होंने पूछा, आलोक भाई ठीक तो हो? मैं बस मुस्कुरा देता, पर अंदर से टूट रहा था। मैं अब अपने घर में अकेला नहीं था। मुझे महसूस होता था कि वो हर जगह है, मेरे साथ, हर कमरे में, हर कोने में। एक रात जब वो फिर से खिड़की पर दस्तक दे रही थी, मैंने उठने की हिम्मत नहीं की। मैं बस बिस्तर पर सिकुड़कर लेटा रहा, चादर को अपने सिर तक खींचे हुए। मैं रो रहा था, क्यों? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम चली गई हो। दस्तक और तेज हो गई। इस बार उसमें गुस्से का भाव था। धम धम धम, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से शीशे पर मुक्का मार रहा हो। और फिर एक भयानक चीखती हुई आवाज आई, तुमने मुझे क्यों दफनाया? मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। ये अंजलि की आवाज नहीं थी, इससे मिलती जुलती थी, पर बहुत ही कटी फटी, दर्दनाक और राक्षसी थी। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए, चीखने लगा, नहीं नहीं। खिड़की कांच के टुकड़ों में बिखर गई। एक ठंडी भयानक हवा का झोंका अंदर आया, जिसमें सड़े हुए फूलों और मिट्टी की गंध आ रही थी। मेरे कमरे में रोशनी एकदम से कम हो गई, जैसे सूरज पर किसी ने अंधेरा पर्दा डाल दिया हो। और फिर मैंने उसे देखा। वो अंजलि नहीं थी, कम से कम वैसी जैसे मैं उसे जानता था। उसका शरीर मिट्टी से सना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसके नाखून में मिट्टी भरी हुई थी। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक घुरघुराहट बन चुकी थी। मैं अकेली थी। मैं बिस्तर से कूदा और चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा। मेरा दिमाग खाली हो चुका था, मुझे बस भागना था इस भयानक चीज से दूर। मैं दौड़ता रहा, बिना ये देखे कि कहाँ जा रहा हूँ। रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच से मैं बेतहाशा भागा। मेरे पीछे वो भयानक फुसफुसाहट थी, आओ, घर आओ, मेरे साथ। मैं अपने घर से मीलों दूर निकल आया, पर वो आवाज़ मेरा पीछा कर रही थी, मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, पर मुझे महसूस हुआ कि वो अभी भी वहीं है, मेरे आसपास, मुझे देख रही है। आज मैं एक दोस्त के घर पर हूं, पर मुझे पता है कि मैं अब अपने घर नहीं जा पाऊंगा। हर बार जब कोई दरवाजे पर दस्तक देता है तो मेरा दिल कांप जाता है। हर बार जब कोई हवा का झोंका आता है तो मुझे सड़ी हुई मिट्टी की गंध आती है। मैं जानता हूं कि वो मुझे ढूंढ रही है, वो चाहती है कि मैं घर वापस जाऊं, पर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वापस गया तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। अंजलि चली गई थी, पर जो लौटा है वो अंजलि नहीं है, और वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उसके पास वापस न चला जाऊं, हमेशा के लिए। और मुझे डर है एक दिन मैं हार मान लूंगा, क्योंकि वो दस्तक, वो आवाज़, वो मुझे सोने नहीं देती, वो मुझे अकेला छोड़ती नहीं। और मुझे लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो मैं सुनना नहीं चाहता। विशाल के घर पहुंचा, हांफता हुआ। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और दिमाग में बस वो एक आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे क्यों दफनाया? विशाल ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था। मेरे कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे और मेरी आंखें इतनी डरी हुई थीं कि वो देखते ही समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अरे आलोक, क्या हुआ? कहां से आ रहे हो इस हाल में? उसने मुझे सहारा देकर अंदर लिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा। उसने मुझे पानी दिया और जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो उसने पूछा, क्या हुआ यार, किसी ने हमला किया क्या? मैं उसे कैसे बताता? मैं उससे कैसे कहता कि मेरी मरी हुई बीवी, नहीं वो मेरी बीवी नहीं थी, कोई भयानक चीज जो उसकी शक्ल में आई थी, उसने मेरी खिड़की तोड़ दी और मुझे दफनाने का इल्जाम लगा रही थी। वो मेरा मजाक उड़ाता या मुझे पागल समझता? तो मैंने बस इतना कहा, मैं ठीक नहीं हूं विशाल, मुझे बस थोड़ी नींद चाहिए, बाद में बताता हूं। विशाल ने मुझे अपने गेस्ट रूम में सुलाया, पर नींद कहां थी। मेरी आंखें खुली थीं, छत को घूरती हुई। मुझे हर पल लगता कि वो खिड़की पर फिर से दस्तक देगी या दरवाजे के पीछे से उसकी घुरघुराहट सुनाई देगी। विशाल का घर सुरक्षित था, कम से कम मैं ऐसा सोचता था, पर नहीं, वो डर मेरे साथ यहां भी आ गया था। पहले तो ये बस एक एहसास था। रात में जब सब सो जाते, मुझे लगता कि कोई कमरे में घूम रहा है। कभी कभी मुझे अंजलि की पसंदीदा अगरबत्ती की हल्की खुशबू आती, जो अचानक गायब हो जाती। कभी कभी मैं बिस्तर पर लेटा होता और महसूस करता कि कोई मेरे पैरों की तरफ बैठा है, जैसे अंजलि सोफे पर बैठकर मेरे पैर दबाती थी। पर जब मैं आंखें खोलता तो कुछ नहीं होता। एक रात तो हद हो गई। मैं सोफे पर ही झपकी ले रहा था और मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। ये वही स्पर्श था, अंजलि का। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा, कुछ नहीं था,
पर मेरे कंधे पर अभी भी वो ठंडक थी जैसे बर्फ रख दी गई हो। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया और ठंडे पानी से मुंह धोया। शीशे में अपनी परछाई को देखा। मेरी आंखें धसी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। मैं बदल रहा था। विशाल ने मेरी हालत देखी। आलोक, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो। ये अंजलि के जाने का सदमा है यार। उसने कोशिश की मुझे समझाने की। नहीं विशाल, तुम नहीं समझोगे, मैंने उससे कहा। ये वो नहीं है, ये कुछ और है। उसने मुझे शक की नजर से देखा। क्या बात कर रहे हो? क्या मतलब कुछ और है? मैं उसे बताना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। कैसे बताता कि मेरी बीवी की आत्मा या जो भी वो थी मेरे पीछे पड़ी है। उसने मुझे चुप रहने को कहा। मैं जानता था कि अगर मैंने बताया तो वो मुझे किसी पागल खाने भेज देगा। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिमाग बस उसी रात पर अटका था। वो आवाज, तुमने मुझे क्यों दफनाया। ये आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या अंजलि मरने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहती थी? उसकी बीमारी के दौरान वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी आवाज कभी कभी इतनी धीमी होती थी कि मुझे उसे सुनने के लिए झुकना पड़ता था। एक दिन मुझे अंजलि की एक पुरानी फोटो मिली। ये तब की थी जब उसकी बीमारी शुरू भी नहीं हुई थी, जब वो खिलखिलाती थी। फोटो के पीछे उसने एक छोटा सा नोट लिखा था, जब तुम मुझे खो दो आलोक, तो हमारे छोटे से राज को याद रखना। छोटे से राज? ये क्या था? हम दोनों के बीच ऐसे कई छोटे मोटे मजाक और कोडवर्ड थे, पर छोटे से राज मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये उस भयानक चीज का कोई सुराग था? उसी रात में सो नहीं पाया। मैं सोफे पर बैठा था, फोटो को हाथ में लिए। अचानक विशाल के घर का दरवाजा खटखटाया गया। ठक ठक। मेरा दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। ये वही आवाज थी, मैं जानता था, पर यह कैसे हो सकता है? मैं विशाल के घर पर था। मैं धीरे से उठा। मेरी सांसें तेज हो गईं। विशाल पहले से ही दरवाजे की तरफ जा रहा था। कौन है इतनी रात को? मैंने उसके हाथ को पकड़ा। मत खोलो। मेरी आवाज कांप रही थी। विशाल ने मुझे अजीब नजर से देखा। अरे क्या हो गया है तुम्हें आलोक? कोई होगा? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ रात की ठंडी हवा। विशाल ने सिर खुजलाया। अजीब बात है, वो अंदर आया, पर मैंने महसूस किया वो वहां थी। उसकी ठंडी सड़ी हुई गंध जो अब मुझे पहचान में आने लगी थी, विशाल के घर में भी फैल गई थी। और फिर मैंने अपने फोन पर एक नया वॉइसमेल देखा। नंबर अननोन था। मैंने कांपते हाथों से प्ले किया। ये मेरी ही आवाज थी, मेरी ही आवाज, पर उसमें डर और घबराहट भरी हुई थी। आलोक, आलोक, अटारी, अटारी मत खोलना, प्लीज मत खोलना। ये वॉइसमेल मेरे पास कब आया? मैंने कभी खुद को वॉइसमेल नहीं भेजा था। और अटारी, मेरे घर की अटारी जिसे मैंने सालों से नहीं खोला था। अंजलि को उस अटारी से बहुत डर लगता था। वो हमेशा कहती थी कि वहां कुछ है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, पर अब मेरे दिमाग में एक अजीब सी गुत्थी सुलझने लगी। छोटा सा राज, अटारी, वो आवाज जिसने मुझे दफनाया क्यों पूछा था। मुझे जाना था, मुझे अपने घर जाना था, मुझे उस अटारी को खोलना था। भले ही मेरा हर रेशा चीख रहा था कि ऐसा मत करो, पर अब मुझे यह जानना था कि आखिर वहां क्या है। क्या अंजलि मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, या वो भयानक चीज मुझे वापस खींचना चाहती थी जहां से वो आई थी? मैं चुपचाप विशाल के घर से निकल गया। रात का अंधेरा घना था, सड़क पर कोई नहीं था। मेरे कदम अपने आप मेरे पुराने घर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा दिल डर से सिकुड़ रहा था, पर एक अजीब सी बेचैनी मुझे खींचे जा रही थी। मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं था। वो मेरे पीछे थी, मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो वो पहले से ज्यादा अंधेरा और डरावना लग रहा था। खिड़की का टूटा हुआ शीशा हवा में एक भयानक सरसराहट पैदा कर रहा था। घर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध थी। मैंने चाबी निकाली, पर दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था और मुझे लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अंदर एक कदम रखा और मुझे लगा कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी दूसरे बहुत ही भयानक जगह पर कदम रख रहा हूं। मुझे अटारी जाना था, मुझे जानना था। दरवाजा खुला था। अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी ठंडक आ रही थी, जिसमें गीली मिट्टी और पुराने सड़े हुए पत्तों की मिली-जुली गंध थी। मैंने हिम्मत करके एक कदम अंदर रखा। मेरे फोन की टॉर्च की रोशनी अंधेरे में नाच रही थी, हर कोने में लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी।
घर वही था, मेरा अपना घर, पर यह मुझे बिल्कुल अनजान लग रहा था। हर चीज शांत थी, इतनी शांत कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीमी आवाज में पुकारा, अंजलि। मेरी आवाज अंधेरे में समा गई। कोई जवाब नहीं आया, सिवाय हवा की एक धीमी सरसराहट के जो टूटी खिड़की से आ रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेरी सांसों को महसूस कर रहा है। मैं धीरे धीरे हॉलवे में आगे बढ़ा। मेरी नज़रें हर कोने को स्कैन कर रही थी, पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और वो अजीब सी ठंडक। मेरा लक्ष्य अटारी था। मुझे अब यकीन था कि छोटा सा राज वहीं छिपा था। सीढ़ियां चढ़ना मुझे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां चरमराहट की आवाज़ कर रही थी, जैसे घर खुद मेरे हर कदम को महसूस कर रहा हो। ऊपर पहुंचकर हॉलवे के आखिरी छोर पर अटारी का दरवाज़ा था, सालों से बंद। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अंजलि को उस दरवाजे से हमेशा डर लगता था। वो कभी अटारी में नहीं जाती थी। कहती थी, वहाँ कुछ है आलोक, मैं महसूस करती हूँ। मैंने हमेशा उसकी बात को मजाक में उड़ाया था। काश मैंने सुना होता। अब वो दरवाज़ा मेरे सामने था। अजीब बात यह थी कि वो थोड़ा खुला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे घर का मुख्य दरवाज़ा खुला था। किसी ने इसे खोला था या कुछ ने। अंदर से एक भयानक सड़ी हुई गंध आ रही थी, जो मेरे फेफड़ों में घुसकर मुझे अंदर तक कंपा रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। एक भयानक ची ची की आवाज़ के साथ वो खुला। अंदर घना अंधेरा था, जिसे मेरी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से भेद पा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी पुरानी कब्र की हवा हो। पुरानी चीज़ों का एक ढेर सफ़ेद चादरों से ढका हुआ भूतिया आकृतियों जैसा लग रहा था। मैं अंदर गया। हर कदम पर धूल के गुबार उठ रहे थे। मैंने चारों ओर टॉर्च घुमाई और फिर मेरी नज़र एक पुराने टूटे हुए लकड़ी के बक्से पर पड़ी, जो एक कोने में पड़ा था। उस बक्से पर अंजलि के नाम के शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। ये उसका पुराना गहनों का बक्सा था, जिसे वो कभी नहीं छोड़ती थी। मैंने सोचा था कि वो उसे अपने साथ ले गई होगी, पर ये यहाँ था। मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही छोटा सा राज हो सकता था। मैंने बक्से को उठाया। ये उम्मीद से ज़्यादा भारी था। मैंने उसे खोला। अंदर गहने नहीं थे, उसके बदले एक पुरानी चमड़े की डायरी थी, कुछ सूखे हुए फूल और एक अजीब सी छोटी लकड़ी की गुड़िया, जिसके चारों ओर अंजलि के ही बाल लपेटे हुए थे। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने गुड़िया को छुआ, वो ठंडी और अजीब सी थी। फिर मैंने डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे। मैंने उसे खोला। ये अंजलि की लिखावट थी। पहली कुछ एंट्रीज सामान्य थी, हमारी शादी, हमारी खुशियाँ। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, लिखावट बदलती गई। उसमें एक बेचैनी झलकने लगी। अंतिम पन्ने, जो उसकी बीमारी के दौरान के लग रहे थे, भयानक थे। वो मौत से डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। उसने लिखा था कि उसने कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ पुराने रीति रिवाजों के बारे में। उसने लिखा था कि उसने एक बंधन करने की कोशिश की थी, एक ऐसा बंधन जिससे उसकी आत्मा, उसकी पहचान इस घर से जुड़ी रहे, मुझसे जुड़ी रहे। उसने लिखा था कि इसके लिए शरीर को शांति मिलनी चाहिए, पर उसे मुक्त नहीं करना चाहिए। अगर वे मुझे दफना देंगे तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अगर वे मुझे जला देंगे तो मैं हमेशा के लिए बिखर जाऊंगी। मुझे बस यहीं रहना है, आलोक के पास, इस घर में। मेरे हाथों से डायरी छूट गई। ये सब क्या था? अंजलि ने, उसने मरने से पहले ये सब किया था। ये छोटा सा राज का मतलब ये था। वो चाहती थी कि मैं उसे दफनाऊं नहीं, बल्कि उसे यहीं कहीं रखूं। पर क्यों? जैसे ही डायरी जमीन पर गिरी, अटारी में तापमान तेजी से गिरने लगा। हवा में सड़ी हुई गंध और तेज हो गई। पुरानी चादरों से ढके फर्नीचर पर से धुंधली आकृतियां उठने लगी। मुझे लगा जैसे दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही हैं। अंजलि की कटी फटी आवाज, तुमने मुझे क्यों दफनाया? और फिर वो मेरे सामने थी, पूरी तरह से वही भयानक रूप जो मैंने खिड़की पर देखा था। मिट्टी से सना हुआ बदन, आंखें खाली, बाल बिखरे हुए। पर इस बार वो और भी ज्यादा विकृत लग रही थी, जैसे उसकी त्वचा गल रही हो। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़े। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर अभी भी मिट्टी लगी हुई थी। तुमने मेरा बंधन तोड़ दिया। उसकी आवाज अब सिर्फ एक घुरघुराहट नहीं थी, ये एक भयानक सड़ी हुई चीख थी जो मेरे कानों को फाड़ रही थी। तुमने मुझे अकेला कर दिया। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें जो खाली दिख रही थी, अब एक अजीब सी लाल चमक से भर गईं।
अब तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ हमेशा के लिए। मैं जानता था कि ये अंजलि नहीं थी, ये कुछ और था, एक भयानक चीज जिसे अंजलि ने अपनी मौत के डर से शायद अनजाने में ही बुला लिया था, या शायद वो उसकी आत्मा का सिर्फ एक विकृत हिस्सा था जो बंधन टूटने के कारण फंस गया था। वो मेरे करीब आती गई। उसके शरीर से एक भयानक ठंडक निकल रही थी जो मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक ही विचार था, भागो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी की गुड़िया को उसकी तरफ उछाला। गुड़िया उसके ऊपर से निकल गई, पर जैसे ही वो हवा में थी एक भयानक चीख सुनाई दी। गुड़िया जमीन पर गिरकर टूट गई। जैसे ही गुड़िया टूटी, वो भयानक आकृति एक पल के लिए रुक गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। ये एक पल था, पर मेरे लिए काफी था। मैं अटारी के दरवाजे की तरफ भागा, बिना पीछे मुड़े। मैं सीढ़ियों से नीचे गिरा, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस घर से बाहर निकलना। मैं बेतहाशा भागा, घर के दरवाजे से बाहर, बिना रुके, बिना पीछे मुड़े। मैं दौड़ता रहा, जब तक मेरे फेफड़े जलने ना लगे। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा था, बस दूर, बहुत दूर। आज मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, दूर, बहुत दूर। मैंने अपना नाम बदल चुका हूँ, मैंने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया है। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरा शरीर अभी भी कांपता है और मुझे हर रात वो सड़ी हुई गंध आती है, वो दस्तक सुनाई देती है। मैं जानता हूं कि वो मुझे ढूंढ रही है। मैं जानता हूं कि मैंने उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। वो बंधन टूटा है, पर उसकी आत्मा का हिस्सा अभी भी इस दुनिया में फंसा हुआ है, या शायद मुझसे जुड़ा हुआ है। अब मैं कभी किसी घर में चैन से नहीं सो पाता। हर अंधेरी रात में मुझे लगता है कि कोई मेरी खिड़की पर दस्तक दे रहा है। मुझे हर पल लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेरी सांसों को महसूस कर रहा है। अंजलि चली गई थी, पर उसने मेरे लिए एक ऐसा डर छोड़ दिया है जो मुझे शायद कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि एक दिन वो फिर आएगी, और इस बार शायद मैं भाग नहीं पाऊंगा। डर अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा के लिए उस भयानक रात की दस्तक का इंतजार करता रहूंगा।